इस वीडियो में हम तीन विमाओं यानी कि 3D में दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना सीखेंगे। यह सीखने से पहले चलिए देखते हैं कि सदिश जगत में चीजें कैसे काम करती थी। तो दो सदिशों के मध्य का कोण हम कैसे ज्ञात करते थे। मान लीजिए हमारे पास में ये दो रेखाएं हैं और इन रेखाओं पर ये दो बिंदु P व Q हैं। यह हमारा मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन है और यहां पर हम दो सदिशों का निर्माण करते हैं जो OP वेक्टर और OQ वेक्टर हैं और इन सदिशों के मध्य का कोण हमें ज्ञात करना है जो कि थीटा है। तो यह कोण ज्ञात करने के लिए हम अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तो देखिए इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल हो जाएगा OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर बराबर मापांक यानी कि मॉड OP वेक्टर गुणा मापांक OQ वेक्टर गुणा कॉस ऑफ थीटा। अब इसे पुनर्व्यवस्थित करके हम कॉस ऑफ थीटा ज्ञात कर सकते हैं जो कि आ जाएगा इन सदिशों का अदिश गुणनफल भाग में इन सदिशों के परिमाणों यानी कि मैग्नीट्यूड्स का गुणनफल। तो इस सूत्र के उपयोग से हम इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें ये बिंदु P और Q पता है, मान लीजिए P के निर्देशांक A1 B1 C1 हैं और Q के निर्देशांक A2 B2 C2 हैं, तो हमें अब ये सदिश OP वेक्टर और OQ वेक्टर भी मिल गए हैं। तो OP वेक्टर आ जाएगा A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप और OQ वेक्टर आ जाएगा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। अब इस सूत्र का उपयोग करने के लिए हमें इनका अदिश गुणनफल और इनके परिमाण चाहिए। तो आइए पहले तो इनके परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो OP वेक्टर का परिमाण आ जाएगा वर्गमूल A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और OQ वेक्टर का परिमाण आ जाएगा वर्गमूल A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और इन सदिशों का अदिश गुणनफल आ जाने वाला है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो देखिए OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो अब हमारे पास में सारी चीजें हैं। तो यहां पर देखिए कॉस ऑफ थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, इनका अदिश गुणनफल बटा इनके परिमाणों का गुणनफल। तो यदि हमें OP वेक्टर और OQ वेक्टर पता है तो हम इन सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात कर सकते हैं, किंतु इसके उपयोग से हम दो रेखाओं के मध्य का कोण कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए चलिए दो रेखाओं की कल्पना करते हैं और इनकी हम सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म में कल्पना कर रहे हैं। तो मान लीजिए पहली रेखा है R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर और दूसरी रेखा है R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। तो इन रेखाओं के मध्य का कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यह पहली रेखा A1 से होकर गुजरती है और B1 वेक्टर के समांतर यानी कि पैरेलल है और यह दूसरी रेखा A2 से होकर गुजरती है और B2 वेक्टर के समांतर है। तो इसका उत्तर इस स्क्रीन पर पहले से ही मौजूद है। आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि हम यह कैसे करेंगे। तो अब देखिए इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण वही होगा जो इन दोनों सदिशों B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के मध्य का कोण है। यहां पर यह पहली रेखा B1 वेक्टर के समांतर है और यह दूसरी रेखा B2 वेक्टर के समांतर है। तो इन सदिशों के मध्य का कोण इन दोनों रेखाओं के मध्य के कोण के समान ही आने वाला है। और हम जानते हैं कि सदिशों के मध्य का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इन रेखाओं के मध्य का कोण B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के मध्य के कोण के समान आने वाला है। तो इसे हम लागू कर लेते हैं। तो यहां पर cos ऑफ थीटा बराबर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर इनका अदिश गुणनफल और भाग में B1 वेक्टर का परिमाण गुणा B2 वेक्टर का परिमाण। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जब हम दो रेखाओं के बीच के कोण को ज्ञात करते हैं तब हम असल में उनके बीच के न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल की बात कर रहे होते हैं। तो देखिए न्यून कोण सुनिश्चित करने के लिए हम cos ऑफ थीटा बराबर यहां पर मापांक यानी कि मॉड्यूलस भी लगा लेंगे। तो अब देखिए अगर दो रेखाओं के मध्य का न्यून कोण थीटा है तो cos ऑफ थीटा बराबर हमें मिलेगा मापांक B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बट्टा B1 वेक्टर का परिमाण गुणा B2 वेक्टर का परिमाण। तो यहां पर A1 व A2 का कोई महत्व नहीं है। हमारा कोण इन बिंदुओं पर निर्भर नहीं करता है जिनसे होकर ये रेखाएं गुजर रही हैं। यह कोण केवल रेखाओं की दिशाओं यानी कि B1 वेक्टर व B2 वेक्टर पर निर्भर करता है। अब देखिए कि इसे कार्तीय रूप यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे। मान लीजिए कार्तीय रूप में हमारे पास दो रेखाएं हैं। पहली रेखा है x माइनस x1 बट्टा A1 बराबर y माइनस y1 बट्टा B1 बराबर z माइनस z1 बट्टा C1 और दूसरी रेखा है यहां पर x2 y2 z2 A2 B2 C2। तो अब कार्तीय रूप में यदि ये दो रेखाएं हैं इनके मध्य का कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। तो यहां पर भी देखिए
जिन बिंदुओं से होकर ये रेखाएं गुजर रही हैं उनका कोई महत्व नहीं है, यानी कि अंश अर्थात न्यूमरेटर्स का यहां पर कोई महत्व नहीं है। यहां पर हर यानी कि डिनोमिनेटर्स का महत्व है। तो देखिए इस b1 वेक्टर के जो दिक् अनुपात हैं वे a1 b1 c1 हैं और इस b2 वेक्टर के दिक् अनुपात a2 b2 c2 हैं। और इसी का यहां पर उपयोग होता है। इनका अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यह तो अंश यानी कि न्यूमरेटर में आ जाता है। और यहां पर इनके परिमाण आते हैं वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यह तो पहले सदिश का परिमाण है। और इसके गुणा में वर्गमूल a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यह दूसरे सदिश का परिमाण है। और क्योंकि हम रेखाओं के मध्य के न्यून कोण के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम यहां पर अब मापांक भी लगा लेंगे। तो कार्तीय रूप में तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं और सदिश रूप में हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। अब आइए हम अभ्यास कर लेते हैं। यहां पर प्रश्न है, दिए गए रेखा युग्म के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो यह तो पहली रेखा है। और दूसरी रेखा है आर वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू, तो हमने लेमडा से म्यू में परिवर्तन कर लिया है, गुणा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। आइए अब हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो हम यहां पर केवल उन सदिशों को देखेंगे जो इन रेखाओं के समांतर है। जैसे कि हम यहां पर b1 वेक्टर देखेंगे जो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। और इसी प्रकार हम यहां पर b2 वेक्टर देखेंगे जो कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप है। तो अब देखिए यहां पर इन बिंदुओं का कोई भी महत्व नहीं है। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण आ जाने वाला है। और इनके मध्य का कोण ज्ञात करने के लिए हम अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। तो देखिए cos ऑफ थीटा बराबर ऊपर तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर आ जाएगा, यानी कि इन सदिशों का अदिश गुणनफल, और भाग में यहां पर इन सदिशों के परिमाणों का गुणनफल आ जाएगा। और इसके बाद हम इस पूरे मान का मापांक यानी कि मॉड ले लेंगे। अब चलिए हम ये मान ज्ञात कर लेते हैं। तो cos ऑफ थीटा बराबर मापांक में यदि हम इन दोनों का अदिश गुणनफल करते हैं तो देखिए 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 6 यह आ जाने वाला है। तो यह बनेगा 3 प्लस 4 प्लस 12 है। यह तो अंश यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा। और यहां पर भाग में देखिए यदि b1 वेक्टर का परिमाण ज्ञात करेंगे वह आएगा वर्गमूल में 1 प्लस 4 प्लस 4 और इसके गुणा में b2 वेक्टर का परिमाण यानी कि वर्गमूल 9 प्लस 4 प्लस 36। तो यह हर यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब देखिए सरल करने पर cos ऑफ थीटा बराबर मापांक में 3 प्लस 12 है यानी कि 15 है और प्लस 4 करेंगे यानी कि 19। तो यह तो अंश में है और हर में आ जाएगा। यहां पर देखिए वर्गमूल 9 यानी कि 3 और गुणा वर्गमूल 49 यानी कि 7। तो यह बनेगा देखिए 19 बट्टा 3 गुणा 7, यह तो 21 आ जाने वाला है। तो cos थीटा बराबर 19 बट्टा 21 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बट्टा 21 आ जाने वाला है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण यह आ जाने वाला है। अब चलिए एक और प्रश्न करते हैं जिनमें रेखाएं कार्तीय रूप यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं। तो रेखा 1 तो यह है और रेखा 2 यह है। रेखा 1 है x प्लस 3 बट्टा 3 बराबर y माइनस 1 बट्टा 5 बराबर z प्लस 3 बट्टा 4 और रेखा 2 है x प्लस 1 बट्टा 1 बराबर y माइनस 4 बट्टा 1 बराबर z माइनस 5 बट्टा 2। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो अब वापस से हम यहां पर इन बिंदुओं को तो नजरअंदाज करने वाले हैं, यानी कि हम अंशों अर्थात न्यूमरेटर्स को नहीं देखेंगे, हम केवल हर यानी कि डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। तो अब उस सदिश के दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियोज जो कि इस रेखा 1 के समांतर हैं वे 3, 5 व 4 आ जाने वाले हैं। इसका मतलब रेखा 1 के दिक् अनुपात होंगे 3, 5 व 4। इसी प्रकार रेखा 2 के दिक् अनुपात आ जाएंगे 1, 1 व 2। तो अब हमें इनका अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिए cos ऑफ थीटा बराबर मापांक में यहां पर अंश यानी कि न्यूमरेटर में है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो यह आ जाएगा 3 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 2 और यहां हर यानी कि डिनोमिनेटर में है वर्गमूल 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसके गुणा में आएगा वर्गमूल 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये मान रखने पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा
यानी कॉस ऑफ थीटा बराबर मापांक में 3 गुणा 1 यानी कि 3 प्लस 5 गुणा 1 यानी कि 5 प्लस 4 गुणा 2 यानी कि 8। यह तो अंश यानी कि न्यूमरेटर है और हर यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा वर्गमूल। यहां पर देखिए 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 25 प्लस 16 है और इसके गुणा में वर्गमूल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 4। अब चलिए इसे सरल कर लेते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर मापांक में यहां पर 3 प्लस 8 यानी कि 11 है प्लस 5 यानी कि 16 है, तो यह तो अंश में है और हर में बन जाएगा वर्गमूल 25 प्लस 25 यानी कि वर्गमूल 50 जो कि 5 वर्गमूल 2 हो जाएगा और गुणा यहां पर वर्गमूल 6 आ जाएगा। अब देखिए यहां से वर्गमूल 2 और यहां से हम वर्गमूल 2 ले सकते हैं, तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 यानी कि 2 बन जाएगा और 16 बट्टा 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहां ऊपर तो 8 है और नीचे 5 वर्गमूल 3 आ गया है। अब चलिए इसका परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 8 वर्गमूल 3 बट्टा 15 है। तो कॉस थीटा यदि 8 वर्गमूल 3 बट्टा 15 है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8 वर्गमूल 3 बट्टा 15 आ जाएगा। तो यह इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण आ जाने वाला है।